हेलो स्टूडेंट्स, शाम के 7 बज चुके हैं और आप सभी लोग आ चुके हैं हमारे चैनल बालाजी स्टडी मोशन पर। और आप सभी को पता है कि रोज़ शाम को 7 बजे अनसॉल्व्ड पेपर के सलूशन की क्लास प्रोवाइड की जाती है आप सभी लोगों को आपके बोर्ड एग्ज़ाम की बेस्ट तैयारी के लिए। ठीक है, तो क्लास को भाई अंत तक किया करें। कल की क्लास में आप लोगों को 2022 का सेट नंबर जो 2 था आपका, ठीक है, 2022 का सेट नंबर 2 जो था, इसका कोड क्या था, FG कोड क्या था, FG कोड था इसका। तो इसके जितने भी 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले प्रश्न थे मैंने एक ही क्लास में सॉल्व करा दिए। और आज की क्लास में हम आपको 5 नंबर वाले प्रश्न जो है सॉल्व कराने जा रहे हैं, यानी 25 नंबर का आपका काम आज हो जाएगा आज की क्लास को देखने के बाद। ठीक है ना। तो जो विद्यार्थी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, रोज़ शाम को आपको अनसॉल्व्ड पेपर के सॉल्यूशन की क्लास मिलती है। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर ले, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नोटिफिकेशन ना मिले फिर भी आप शाम को 7 बजे एक बार जरूर चैनल पर आइए, विजिट कीजिए, लाइव क्लास आपको जरूर मिलेगी। चलिए फिलहाल हम शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना समय को लॉस किए हुए। तो आज क्वेश्चन नंबर 5 से हमें सॉल्व कराना है। 5 नंबर वाले प्रश्न हैं। देखिए भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न दिए गए हैं। 5वें का पार्ट यहाँ पर एक सारणिक दिया गया है ना, 13, 16, 19। सारणिक में ये आपको 14, 17, 20 और दिया गया है 15, 18, 21। 15, 18, 21। इस सारणिक का मान आपको 0 के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, आपको सारणिकों के गुणधर्म पता है कि किसी भी सारणिक के रो या कॉलम का मान अगर सभी अवयव 0 हैं तो सारणिक का मान 0 होता है, या किसी भी सारणिक के 2 स्तंभ या 2 आपकी पंक्तियां अगर आपस में सेम हैं तब भी सारणिक का मान 0 होता है। तो हम यहाँ पर कोई सारणिक का गुणधर्म पहले लगाएंगे तभी सारणिक का मान 0 प्रूव कर सकते हैं। उसके पहले हमें रो रिडक्शन या कॉलम रिडक्शन लगाना पड़ेगा, यानी पंक्ति संक्रिया या तो फिर स्तंभ संक्रिया लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, हम अगर ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को तो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। आप देख सकते हो 13 के बाद 14, यानी 14 और 13 के बीच में 1 का डिफरेंस है। 16 के बाद 17 यानी 1 का डिफरेंस है, और 19 और 20 में 1 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखो 14 और 15 में 1 का डिफरेंस है, 17, 18 में 1 का डिफरेंस है, 20 और 21 में 1 का डिफरेंस है। तो आपका दिमाग काम करना चाहिए यहाँ पर कि अगर हम R2 की वैल्यू प्राप्त करें R2 माइनस R1 से, तथा अगर हम तीसरे रो यानी तीसरी लाइन की वैल्यू प्राप्त करें तीसरी से दूसरी को घटा करके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर सारणिक को हम डेल्टा चिन्ह से लिखते हैं, इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो पहली रो में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना, ये रो होती है R1, R2, R3, ये C1, C2, C3 कॉलम होते हैं। 13, 16, 19 पहली रो में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। हम R2 का मान याद करेंगे, R2 माइनस R1। तो R2 माइनस R1 यानी 14 से 13 को घटाएंगे 1 बचेगा, 17 से 16 को घटाएंगे 1 बचेगा, 20 से 19 को घटाएंगे 1 बचेगा। फिर R3 यानी तीसरी रो की वैल्यू प्राप्त करेंगे तीसरी रो से दूसरी रो को घटा करके। तो 15 से 14 जाएगा 1 बचेगा, 81 से 17 जाएगा 1 बचेगा, और 21 से 20 जाएगा 1 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पर चुप पे आपको कारण लिख देना है कि चूंकि R2 जो है वो R3 के बराबर है। जब किसी भी सारणिक की 2 पंक्तियां 2 स्तंभ आपस में सेम होते हैं तो उस सारणिक का मान किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। इसलिए इस सारणिक का मान 0 के बराबर होगा, और इस प्रश्न में आपको यही चीज़ प्रूफ करना था भाई। ये 5 नंबर का प्रश्न था, पर थोड़ा सा दिमाग लगाना था, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। होना तो वैसे 2 नंबर का चाहिए था, लेकिन कभी कभी भाई 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी 5 नंबर में पूछा जाता है। देखिए अगला खा पार्ट में 2 पार्ट दिए गए हैं, खा का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। मतलब यहाँ पर 2.5 अंक के, एक 2 अंक का प्रश्न, एक 3 अंक का है। तो 2 अंक वाला है कि एक आव्यूह, अगर एक आव्यूह A का मान दिया गया है 1, 2, ठीक है, और 2 माइनस 1 बोला गया है, तब इस आव्यूह का A इनवर्स ज्ञात कीजिए। किसी भी दिए गए आव्यूह का A इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उस आव्यूह के सारणिक का मान ज्ञात करते हैं। सारणिक का मान निकालने के लिए इसको हम सारणिक रूप में लिखेंगे 2 माइनस 1। क्या करेंगे, -1 और 1 का गुणा करेंगे, -1 माइनस सूत्र लगाएंगे, 2 दूनी 4, -1 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -5। तो हमें इस सारणिक के जो मान का मान यानी इस आव्यूह के सारणिक का मान जो प्राप्त हुआ -5 मिला है, जो कि 0 के बराबर नहीं। अगर 0 के बराबर होता तो इसका इनवर्स संभव ही नहीं होता। तो -5 मिला जो कि नॉट इक्वल टू 0, इसलिए लिखेंगे अतः A इनवर्स संभव है। क्या संभव है भाई, A इनवर्स संभव है। इसी स्थिति में तो A इनवर्स संभव होता है, तो A इनवर्स संभव है। आप क्या लिखेंगे भाई, सह गुणन खंडों से निर्मित आव्यूह, सह गुणन खंडों से निर्मित आव्यूह। फिर उसके बाद एडजॉइंट A निकालते हैं ना, सह गुणन खंडों से निर्मित आव्यूह।
इसके लिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, 2x2 का है तो छोटा है। देखिए पहले हम a11 की वैल्यू प्राप्त करेंगे, यानी पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ेंगे तो -1 बचेगा। फिर a12 यानी पहली रो दूसरा कॉलम को छोड़ेंगे तो ये इतना छोड़ देंगे तो 2 बचेगा। फिर आ जाएंगे a21 यानी दूसरी रो और पहले कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 बच जाएगा। फिर a22 यानी ये छोड़ेंगे तो आपका 1 बच जाएगा। अब अल्टरनेट चेन लगा लेंगे, प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस, फिर प्लस है तो माइनस, फिर प्लस। अल्टरनेट चेन लगा देते हैं, प्लस का गुणा -1 से होगा तो प्लस ही रहेगा। फिर माइनस का गुणा 2 से करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। फिर माइनस का गुणा यहाँ पर 2 से करेंगे -2 हो जाएगा। प्लस का गुणा करेंगे तो +1 ही रहेगा। अब ये सह गुणनखंडों से निर्मित ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे तब एडजॉइंट ए। क्या निकालेंगे भाई, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए जो होता है वो सह गुणनखंडों से निर्मित ऑब्जेक्ट का परिवर्त ऑब्जेक्ट होता है। इसका परिवर्त निकालना है तो रो को भाई कॉलम में बदल देंगे, ये रो है इसको कॉलम में बदल देंगे -1 -2। इस दूसरी वाली रो को कॉलम में बदल देंगे -2 1। अब ए इनवर्स निकालना बहुत आसान होता है। तब ए इनवर्स बराबर क्या होता है, 1/mod ए और एडजॉइंट ए। यही तो सूत्र होता है। 1/mod ए की बात करें तो -5 आया है और एडजॉइंट ए की बात करें तो -1 -2 1 आया है। अच्छा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 1/5 बाहर हो जाएगा और माइनस माइनस का गुणा +1 हो जाएगा, माइनस का गुणा +2 हो जाएगा, -2 और माइनस का गुणा हो जाएगा +2 और 1 और माइनस का गुणा -1। इस तरीके से आपको ए इनवर्स का मान पता चल गया, नहीं इस दिए गए ऑब्जेक्ट के व्युत्क्रम ऑब्जेक्ट का मान पता चल गया। 2x2 कोटि का जो है 2x2 ऑर्डर या कोटि का ऑब्जेक्ट था जिसका इनवर्स निकालना था। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से भली भांति आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। फिर हम बढ़ेंगे इसके दूसरे पार्ट की ओर, है ना। चलिए भाई इधर थोड़ा सा रफ करेंगे और बढ़ते हैं खा के दूसरे पार्ट की ओर। इसमें क्या करना है भाई, बहुत ही आसान प्रश्न है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है, सिंपल है। देखिए इसमें बोला ये गया है कि अंतराल, एक अंतराल दिया गया है ना, अंतराल 0,3 खुला अंतराल दिया गया। इसमें 0 और 3 भी, इस अंतराल का मतलब क्या होता है, इसमें 0 भी शामिल और 3 भी शामिल है और इसके मध्य की जो संख्या होंगी वो भी सब शामिल है, ठीक है ना। अब इसमें दिया गया है फलन के उच्चतम और निम्नतम मान की गणना कीजिए। तो उसको सबसे पहले मान लेंगे, माना y = क्या दिया गया फलन 3x⁴ और -8x³। उसके बाद दिया गया प्लस का 12x², उसके बाद दिया गया माइनस का 48x और प्लस का 25। हमें उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है। इसके लिए मैंने आपको क्लास प्रोवाइड की थी, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताया था उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है, नहीं उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले दिए गए फलन का हम x के रिस्पेक्ट में एक बार अवकलन करते हैं। तो अवकलन करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमें मिल जाएगा dy/dx बराबर 3x⁴ का करेंगे 4 × 12, 4 आगे आएगा और 1 पावर घट जाएगी और 8 × 3 कितना हो जाएगा 24x² और 12 दूना कितना हो जाएगा भाई 24x और ये 48 हो जाएगा। x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। 25 अचर पद है, अचर पद का अवकलन भाई 0 होता है। इसको हम समीकरण 1 मानते हैं, एक बार अवकलन किया समीकरण 2 मानते हैं। पुनः हम क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर भाई, अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा d2y/dx² और ये हो जाएगा 12 × 36x² और 24 दूना 48x प्लस का ये 24 हो जाएगा। x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। 48 अचर पद, अचर पद का अवकलन 0 होता है। इसको मानेंगे समीकरण 3। अब अगले स्टेप में क्या लिखते हैं, उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए क्या लिखते हैं भाई, उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए जो हम एक बार अवकलन करते हैं, यानी जो d/dx होता है उसकी वैल्यू को 0 के बराबर दिखाते हैं। d/dx का मान आप देख सकते हो जितना भी है इसमें सब में आपको 12 कॉमन मिल जाएगा। x³ बच जाएगा, 12 दूना 24, x² बच जाएगा, 12 दूना 24, 2x हो जाएगा और 12 चौक 48, 4 हो जाएगा बराबर 0। अब 12 0 के बटे में जाएगा ये 12, तो देर आपको उतना ही रहेगा, यानी x³ - 2x² + 2x - 4 = 0 हो जाएगा। इन दोनों में आपको x² कॉमन मिल जाएगा तो x - 2 हो जाएगा। इन दोनों में आपको प्लस का 2 कॉमन मिल जाएगा, x - 2 हो जाएगा बराबर 0। दोनों में आपको x - 2 मिल जाएगा और ये बच जाएगा x² + 2 बराबर 0। देखिए जब x - 2 को आप 0 के बराबर दिखाओगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2, जो कि इस अंतराल के अंतर्गत आ रही है, 0 से 3 के बीच में है ये मान।
तो इस पर तो चेक करना ठीक। लेकिन जब एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 दिखाएंगे तो कभी भी ये आपका एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 2 होगा, कभी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 के बराबर नहीं होगी भाई, ठीक है, ये नहीं होगी। किसी भी संख्या का वर्ग 2 यहाँ पर नहीं होगा, एक काल्पनिक संख्या आएगी और दूसरी बात वो इसके बीच में भी नहीं पड़ेगी, तो उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना। इस वैल्यू को छोड़ेंगे, x बराबर 2 लेंगे जो कि इस अंतराल के अंतर्गत पड़ रहा है। अब हम इन मानों पर क्या करेंगे, उच्चिष्ट और निम्निष्ट चेक करेंगे। उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए मैंने कई बार आपको बताया है, सबसे पहले चेक करते हैं किस मान पर फलन उच्चिष्ट है और किस मान पर फलन निम्निष्ट है। जब ये चेक कर लेते हैं तो उस मान की वैल्यू फलन में रख देते हैं तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान पता चल जाता है। तो सबसे पहले x बराबर 2 पर हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, जो d2 जो सेकंड बार आकलन जहाँ पर किया है d2y/dx², तो d2y/dx² की वैल्यू आपकी आई है 36x² माइनस का 48x और प्लस का 24। x बराबर 2 रखेंगे तो d2y/dx² की वैल्यू आप रख के देख लीजिए 36 गुणे x², 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 48 गुणे 2 और प्लस का 24, कितना भाई 24। इसको आप यहाँ पर हल करके आराम से देख सकते हो, है ना, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। आपको हम देखिए यहाँ पर 36 गुणे 4 कर लेंगे, चलिए कर देते हैं 36 गुणे 4 कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए भाई देखते हैं, 36 गुणे 4 कर लेंगे, 6 चौक 24 हो जाएगा और 4 ते 12, 12 तो कितना हो जाएगा 14, 144 और 48 दूना 96 प्लस का 24, प्लस प्लस वाली संख्या जुड़ जाएंगे और 96 घटाएंगे तो ये आपका देखिए 4 4 8 हो जाएगा और 14 2 16, 168 माइनस 96 घटा लीजिए, 8 से 6 जाएगा 6 बचेगा भाई, और सॉरी 2 बचेगा, है ना, और 16 से 9 जाएगा तो आपका 7 बचेगा, 72 आएगा जो कि धनात्मक है, यानी 0 से बड़ा है। और जब हम किसी मान पर सेकंड डेरिवेटिव का मान निकालते हैं तो धनात्मक आता है, तो इसका मतलब इस वैल्यू पर फलन हमारा निम्निष्ट है। अगर इस वैल्यू पर ये वैल्यू ऋणात्मक आती है इसका मतलब उच्चिष्ट है, ठीक। तो लिखेंगे अतः x बराबर 2 पर फलन क्या है भाई निम्निष्ट है, क्योंकि धनात्मक मान आया, लिख सकते हैं यहाँ पर धनात्मक वैल्यू, धनात्मक मान, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा निम्निष्ट हो जाएगा, निम्निष्ट है, ठीक है। देखिए आप सभी लोगों को मैं देख रहा हूँ कि आप लोग आते हो चले जा रहे हो, आते हो तो जा रहे हो। क्लास को देखिए अंत तक करोगे तभी मेरी बात समझ में आएगी, ठीक है ना, मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो x बराबर 2 पर निम्निष्ट है, अगर यही वैल्यू ऋणात्मक आती तो इसका मतलब x बराबर 2 पर फलन क्या है उच्चिष्ट होता है। तो यहाँ पर चलिए x बराबर 2 पर फलन निम्निष्ट है, तो x बराबर 2 पर फलन निम्निष्ट है तो हम क्या निकालेंगे निम्निष्ट मान निकालेंगे, ठीक है ना। और निम्निष्ट मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, अगर निम्निष्ट मान निकालने के लिए कोई भी चीज़ निम्निष्ट मान, जो पहली समीकरण मानी थी y इक्वल टू कितनी थी 3x की पावर 4 जो भी दिया गया था माइनस 8x³ प्लस का 12x² और माइनस का 48x और प्लस का 25। जब इस समीकरण में x बराबर 2 रखोगे तो आपको निम्निष्ट मान मिलेगा, क्योंकि x बराबर 2 पर फलन निम्निष्ट हो चुका है। तो x बराबर 2 रखोगे तो निम्निष्ट मान ही मिलेगा। तो निम्निष्ट मान आप निकाल सकते हो, 3 गुणे यहाँ पर 2 की घात 4 करोगे 16 आ जाएगा, 8 गुणे x के स्थान पर 2 रखोगे 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो जाएगा, प्लस 12 गुणे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 48 गुणे 2 और प्लस कितना हो जाएगा 25। y बराबर 16 48 हो जाएगा, माइनस 8 64 हो जाएगा, 12 चौक कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा और 48 दूना 96 प्लस ये आपका 25। देखिए ये प्लस 48 ये प्लस 48 96 होगा और प्लस 96 से माइनस 96 आपका 0 हो जाएगा। मैं काट के बता रहा हूँ, काटिएगा नहीं। तो y इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा माइनस 64 प्लस 25 जो कि आपका बचेगा माइनस का 39। तो जो माइनस का 39 होगा वो क्या होगा भाई निम्निष्ट मान होगा, क्या होगा निम्निष्ट मान होगा। इसी प्रकार आप x बराबर 0 पर पहले चेक कर लीजिए कि उच्चिष्ट है कि निम्निष्ट, फिर x बराबर 3 पर भी आप चेक कर सकते हो कि उच्चिष्ट है कि निम्निष्ट है। चलिए भाई आप सभी लोग भाई इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा और इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम बढ़ेंगे भाई गा पार्ट की ओर। कहाँ बढ़ेंगे गा पार्ट की ओर। इसको थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं। ये सारे प्रश्न 5-5 नंबर वाले हैं, इन पर समय दीजिए। मैंने कई बार आपको बताया कि आपके बोर्ड पेपर में 50 अंकों के 5 नंबर वाले प्रश्न आते हैं, यानी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो भाग होता है, पोर्शन होता है, वो इन्हीं प्रश्नों का होता है। इन पर आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही आपका रिजल्ट अच्छा जाएगा। ठीक है, 8 नंबर वाले और 5 नंबर वाले।
चलिए देखते हैं गा पार्ट को। मैंने देखिए आप सभी लोगों को जब अवकलन के महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे तो ये प्रश्न बताया था कि x अंडर रूट 1 प्लस वाई और प्लस का y अंडर रूट 1 प्लस एक्स है ना, और बराबर कितना है 0। तो आपको यहाँ पर प्रूफ करना है यानी सिद्ध करना है कि जो d बाई डी एक्स का मान है वो बराबर -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। यानी ये चीज़ आपको क्या करनी है भाई, प्रूफ करनी है। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आने के लायक है। चलिए इसको हम बता देते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या करेंगे, देखिए x अंडर रूट 1 प्लस वाई दिया गया है। इस y अंडर रूट 1 प्लस एक्स को उधर ले जाएंगे तो माइनस का y अंडर रूट 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अंडर रूट हटाने के लिए हमें दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ता है, तो यहाँ पर वर्ग कर देंगे इसी वक्त। चलिए कर देते हैं। तो वर्ग करने पर देखिए ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट का वर्ग अंडर रूट हट जाएगा, 1 प्लस वाई हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट आपका हट जाएगा स्क्वायर करने पर। फिर गुणा कर लेंगे एक्स स्क्वायर कम एक्स स्क्वायर वाई का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, वाई स्क्वायर का गुणा 1 से करेंगे वाई स्क्वायर का गुणा एक्स से करेंगे वाई स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर इधर लाएंगे माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर एक्स हो गया, इसको उधर ले जाएंगे माइनस का एक्स स्क्वायर वाई हो गया। देखिए इसको हम ले सकते हैं एक्स माइनस वाई और लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, यानी ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में। और इन दोनों में अगर हम माइनस का एक्स वाई कॉमन ले लें तो माइनस का एक्स वाई जब कॉमन लोगे तो ये माइनस का यहाँ एक्स बचता तो ये प्लस का एक्स हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया। और जहाँ पर प्लस ये माइनस का हो जाएगा, एक्स वाई कॉमन लिया तो एक वाई आपका बच जाएगा। दोनों पक्षों से एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल हो गया। उसके बाद ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस का एक्स वाई। दरअसल आपको जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पहले में फलन बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये बटे में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसका मतलब अंश अपान हर में आपका यही चीज़ आना चाहिए, तभी जो है अंश अपान हर वाला अवकलन वाला सूत्र लगेगा। देखिए एक्स प्लस वाई है ना, और इस एक्स वाई को इधर लेंगे तो प्लस का एक्स वाई हो जाएगा इक्वल टू 0। एक्स इन दोनों में हम वाई कॉमन ले सकते हैं तो ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा इक्वल टू 0। इस x को उधर ले जाएंगे तो y 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा माइनस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स। अब x वाले एक तरफ फलन हो गए और y वाले एक तरफ। अब इसका अवकलन कर देंगे, जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा। ठीक, इतना पहले आपको करना पड़ेगा। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे भाई, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। और यहाँ पर देखिए पहले 1 प्लस एक्स आपका छूटेगा, अवकलन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस एक्स का। ठीक, एक काम करते हैं, माइनस को पहले से हम बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद अवकलन करते हैं। बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस बाहर कर दिया, 1 प्लस एक्स छूटा, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन 1, फिर माइनस लगाते हैं, अंश छोड़ते हैं और अवकलन करते हैं किसका भाई, 1 प्लस एक्स का, अपान में हो जाएगा 1 प्लस एक्स यानी हर का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स। 1 प्लस एक्स का अवकलन करोगे 1 का शून्य हो जाएगा, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, अपान में 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये एक्स से एक्स आपका कैंसिल हो गया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और यही चीज़ आपको इस प्रश्न में क्या करनी चाहिए थी भाई, प्रूव करनी थी कि इसका जब अवकलन करेंगे तो माइनस का 1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा, जो कि आपका प्रूव हो चुका है। तो जल्दी से इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भैया बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ऐसे प्रश्नों को क्यों छोड़ा जाए। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, है ना। अगला हमारा 5 अंक वाला प्रश्न जो आया है वो आपका समाकलन, निश्चित समाकलन से आया है ना, और इसमें एक प्रगुण है। ठीक, प्रगुण ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रगुण पर आधारित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है, उसमें कोई नई बात नहीं है भाई। और ऐसे प्रश्नों का अभ्यास आप ज़्यादा कर लीजिए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यही रिपीट होंगे और कोई प्रश्न नहीं आएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया घ पार्ट में कि समाकलन कीजिए। पहले इसको आई के बराबर हम मान लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि माना आई इक्वल टू, हमें समाकलन करना, लिमिट दी गई 0 से a अंडर रूट एक्स अपान में दिया गया है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स। हमें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसका क्या करना भाई, समाकलन करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दें, आपका एक प्रगुण होता है, प्रगुण जो भी हो, प्रगुण संख्या कुछ भी हो सकती है। जैसे 0 से a लिमिट दी जाए और फलन हमारा f(x) हो
तो प्रगुण ये कहता है इसको हम 0 से a f x के स्थान पर अपर लिमिट से इसको घटाकर ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका प्रगुण कहता है। तो इस प्रगुण का हम यहाँ पर यूज करेंगे तो यह हो जाएगा i इक्वल टू लिमिट 0 से a, जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम क्या करेंगे अपर लिमिट से x को घटा के लिखेंगे, यानी a माइनस एक्स लिखेंगे, अपान में यहाँ पर भी अंडर रूट a माइनस एक्स लिखेंगे क्योंकि अपर लिमिट a है और x है, फिर यहाँ पर प्लस अंडर रूट a माइनस, ये x के स्थान पर क्या लिखेंगे अपर लिमिट और माइनस का x, लेकिन बाहर माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा और ये आपका dx हो गया। i इक्वल टू आपका हो जाएगा लिमिट 0 से a और अंडर रूट a माइनस एक्स अपान में अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस, देखिए माइनस से प्लस से 0 हो जाएगा, केवल अंडर रूट एक्स हो जाएगा, dx हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मानेंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे और क्या करेंगे समीकरण 1 प्लस 2 निकालेंगे। i और i मिलके आपका हो जाएगा 2i इक्वल टू लिमिट हो जाएगी 0 से a। ठीक, देखिए तो दोनों का हर क्या है भैया सेम है, दोनों का हर सेम है, एक हर ले लेंगे अंडर रूट a प्लस एक्स और प्लस अंडर रूट एक्स और ऊपर अंश वाला जोड़ लेंगे तो आपका आ जाएगा अंडर रूट a माइनस एक्स। गड़बड़ हुआ कुछ भाई, कुछ गड़बड़ हुआ, अंडर रूट a प्लस एक्स नहीं, अंडर रूट a माइनस एक्स हर है दोनों में, दोनों का हर मैंने एक हल ले लिया। देखिए जब दोनों को जोड़ोगे तो हर सेम है तो एक हल ले लोगे, ऊपर वाली संख्या वैसे जुड़ जाएंगी, अंडर रूट a माइनस एक्स में आपका अंडर रूट एक्स जुड़ जाएगा और उसके बाद dx लिख देंगे। चूँकि दोनों चीज़ें सेम है या कैंसिल हो जाएंगी तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमें मिल जाएगा 2i इक्वल टू समाकलन लिमिट 0 से a और ये कितना बचेगा dx। i इक्वल टू ये 1/2 हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा बटे में और dx का समाकलन कितना होता है सभी को पता है, x होता है लिमिट 0 से a। i इक्वल टू 1/2, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे a माइनस लोअर लिमिट 0, तो ये i इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/2 इंटू में a, ठीक, या a/2। तो इसका जो समाकलन हो जाएगा a/2 या 1/2 इंटू में a। देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए तब हम बढ़े आगे के क्वेश्चन की ओर भाई, है ना। चलिए भाई अगला हमारा जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर अंगा होगा, इसका 5वें का अंगा पार्ट होगा। देखिए यहाँ पर 5 खंड करने, लेकिन देखिए मुझे यहाँ पर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है और सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का मतलब आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराना है, तो इसलिए हम यहाँ पर अगर 5 खंड दिए गए हैं तो 5 थोड़ी हल करेंगे, हम पूरे आपको हल करके दिखाएंगे यहाँ पर, ठीक है। आपको हमें नॉलेज देना है, कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपको इतने ही करना है, कोई यहाँ पर जो है बाउंडेशन नहीं है ना। अगला अंगा पार्ट, किसका अंगा पार्ट भाई, 5वें का अंगा पार्ट। अंगा पार्ट में दिया गया हल कीजिए, ये एक अवकल समीकरण है dy/dx इक्वल टू एक्स प्लस वाई और प्लस 8 और बटे में दिया गया है 2x प्लस वाई और कितना दिया गया प्लस 3 दिया गया है। इस अवकल समीकरण को हल करने के लिए देखिए मैंने सारे टाइप आपको करा दिए हैं अवकल समीकरण के। यदि आपने अभी तक क्लास नहीं की है तो आप चले जाइए, प्लेलिस्ट बनिए, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कराए गए हैं उनको आप कर लीजिए। यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले आप मानोगे कि x प्लस वाई इक्वल टू टी, कितना मानोगे x प्लस वाई इक्वल टू टी, और अवकलन करोगे तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, y का x के रिस्पेक्ट में dy/dx हो जाएगा और t का x के रिस्पेक्ट में dt/dx हो जाएगा, ठीक है। मान रखने पर क्या करेंगे, अब मान रखेंगे यहाँ पर, देखिए भाई ये आपका हो जाएगा dt अपान में dx, dt अपान dx बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस dy/dx की अगर बात करें तो हमें दिया गया है x प्लस वाई प्लस 8, जबकि x प्लस वाई को t माना गया है तो ये t प्लस 8 अपान में कितना हो जाएगा 2, x प्लस वाई को t माना 2t प्लस का आपका 3 हो जाएगा। अब यहाँ से dt अपान dx की वैल्यू आपको मिल जाएगी, देखिए इसका इधर से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2t और प्लस का 3 और प्लस का t और प्लस का 8 अपान में कितना हो जाएगा 2t प्लस का 3। dt अपान में dx की अगर बात करें तो ये आपका आ जाएगा 2t मिलके हो जाएगा 3t और प्लस 8 और 3 मिलके 11 अपान में 2t प्लस का 3। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों को पलट देंगे तो dx अपान dt बराबर कितना हो जाएगा, dt अपान dx था, dx अपान dt निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 2t प्लस का 3 और अपान में 3t प्लस का 11, मतलब ये ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर और नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, मैंने देखिए समाकलन आप सभी लोगों ने सीखा होगा, जब अंश की घात अंश में जो चर होता है उसकी घात और हर में जो चर होता है उसकी घात सेम होती है तो हम क्या करते हैं, हर को अंश से भाग करके लिखते हैं अलग अलग, ठीक है, भाग बराबर भाजक गुणे भाग पड़े इसे तोड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 3t प्लस
11 को भाग करेंगे किससे भाई, भाग करेंगे 2t + 3 से, यानी अंश से भाग कर देंगे, हर से अंश को भाग कर देंगे। देखिए यहाँ पर 3t, यहाँ पर 2t लाना है। अगर 2/3 का गुणा कर दें 3t से तो ये आपका 2t आ जाएगा। देखिए 3t का गुणा जैसे आप 2/3 से करोगे, 3 से 3 कैंसिल, 2t आ जाएगा। फिर 2/3 का गुणा 11 से होगा तो कितना हो जाएगा, 11 दूना 22/3। फिर घटाएंगे, घटाने पर 2t से 2t कैंसिल हो जाएगा, ये 3 माइनस का 22/3 आएगा, 3 त्रिका 9, 9 से आपका 22 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 9 से आपका 22 जाएगा, मतलब आपका 13 बचेगा भाई। कितना बचेगा, -13 और बटे में 3। अब इसी फलन को देखिए हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, dx/dt = कितनी बार लेंगे, 2/3 बार। फिर माइनस का शेषफल कितना बचा, 13/3, और किससे लेकर गए थे, 3t + 11। माइनस को भाग कर लिया। क्या करते हैं कि जितनी बार ले जाते हैं उसको यहाँ पर लिखते हैं, जितना शेष बचता है वो ऊपर लिखते हैं अंश में, और जिससे भाग करते हैं उसको, इससे भाग किए तो इसको हर में लिखते हैं। आपको विश्वास ना हो तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए, बिल्कुल यही चीज़ आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब अंश और हर में वेरिएबल की घात बराबर होती है तो ऐसे हमें पहले भाग करके इसको तोड़ के लिखना होता है, जिससे समाकलन करना आसानी से हो जाए। अब देखिए ये आपका हो जाएगा dx = ये dt आ जाएगा 2/3 के गुणे में, और ये 13/3 के भी गुणे में dt आ जाएगा, 3t + का 11 इंटू में dt। समाकलन करने पर अब दोनों पक्षों का क्या कर देंगे भाई, समाकलन कर देंगे, क्योंकि x वाले एक तरफ हो गए और y वाले एक तरफ हो गए। चलिए भाई अब समाकलन करेंगे तो देखिए dx का समाकलन हो जाएगा, और यहाँ पर समाकलन करेंगे 2/3 का dt का, और इसमें 13/3 अचर पद है, बाहर हो जाएगा 1/3t + का 11, और ये dt हो जाएगा। dx का समाकलन x हो जाएगा 2/3, dt का t हो जाएगा -13/3, और यहाँ पर देखिए जब 3t + 11 को पुनः t मानोगे तो 1/t आपका 1/3 बाहर आ जाएगा। dx अगर मानते तो dt/3 जाता है आपका, तो 1/3 बाहर निकाल लेते हैं, बाकी 1/t का log t किसको मानते, 3t + 11 को। इसका समाकलन हम ऑलरेडी पहले कई बार कर चुके हैं, और प्लस से जोड़ देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, x ये पूरा पद है, ये पूरा पद है, इसमें से हम 1/9 को बाहर निकालेंगे, 3 त्रिका 9, लेकिन यहाँ 9 नहीं है तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, बस। अब तो हर सेम हो गया। अब ऊपर हो जाएगा 6t और माइनस का 13, ठीक, 1/9 बाहर कर लिया, log ये कितना हो जाएगा 3t + 11। अब चूँकि तुमने 9 1/9 कॉमन निकाला, इसमें 9 नहीं है तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई, 9 कॉमन निकालने पर ये 9c हो जाएगा आपका, और क्या 1/9 ही तो कॉमन निकाला भाई, है ना, इसमें नहीं है तो 9c हो जाएगा आपका। 9 को इधर लेकर आएंगे, 9x हो जाएगा, 6 हो गया। t का मान कितना था बताइए, x + y को ही तो हमने t माना था, तो t के स्थान पर x + y रख दिया, और माइनस का 13, और ये आपका हो जाएगा log 3x के t के स्थान पर x + y और प्लस का 11, ठीक, और ये आपका हो जाएगा प्लस 9c। 9c अचर पद है, उसको केवल c लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 9c को आप c लिख सकते हो मान के चलिए, या c1 लिख दीजिए आप, यहाँ c1 की वैल्यू 9c है। तो ये हो जाएगा 9x, और देखिए 6 का गुणा x से करोगे 6x + का 6y -13 log, और ये आपका हो जाएगा 3x + का 3y प्लस का 11 और प्लस का c1, ठीक है ना, या ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 6x को इधर लागू, 9x से 6x जाएगा, 3x हो जाएगा, 3x = 6y - का 13, और ये हो जाएगा log, और ये आपका हो जाएगा 3x + का 3y प्लस का 11 और प्लस का c1। ये आपके इस अवकल समीकरण का क्या हो जाएगा भाई, हल हो जाएगा, ठीक। इसमें जो भी dy/dx था वो आपका हट चुका है, यही अवकल समीकरण का हल होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। थोड़ा सा देखा जाए तो इतने क्वेश्चनों में यही थोड़ा सा टफ था, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम बढ़ेंगे इस 5वें के चा पार्ट की ओर, ठीक है, जिसमें आपको कंटिन्यूटी चेक करना है कि फलन सतत है या असतत है। तो चलिए भाई देखते हैं इसको, भाई हम रफ करते हैं, है ना। देखिए समय को लॉस नहीं करना है, कंटिन्यू आगे बढ़ते जाना। मैंने कई बार कहा कि समय कभी नहीं रुकता है, ठीक है ना, तो इसलिए आप मेहनत कंटिन्यू रखोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आप सभी लोगों के लिए। चलिए भाई इसको हम यहाँ पर रफ करते हैं और अब आगे बढ़ेंगे भाई। देखिए एक अनसॉल्व पेपर की 4 क्लासें कम से कम तो भाई प्रोवाइड करनी ही पड़ेंगे, समय लगता है, ठीक है, लगातार 2-3 घंटे नहीं खड़ा रहा जा सकता है। चलिए भाई देखते हैं चा पार्ट, है ना। चा पार्ट में क्या बोला गया है, 5वें का भाई चा पार्ट है,
और चा पार्ट में बोला जा रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर क्या करना है, समाकलन करना मॉड एक्स माइनस 3 अपान में एक्स माइनस 3, ठीक। यदि एक्स नॉट इक्वल टू 3 और दिया गया 0 यदि एक्स इक्वल टू 3, ये दिया गया है। अब बोला जा रहा है कि x बराबर 3 पर का सातत्य एवं अवकलनीयता की जांच कीजिए, यानी कंटिन्यूटी चेक कीजिए और अवकलनीयता की जांच कीजिए भाई। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं। जब कोई फलन कंटिन्यूअस नहीं होता है तो वो अवकलनीय नहीं होता है, लेकिन कोई फलन अगर अवकलनीय है दी गई लिमिट पर तो वो सतत निश्चित रूप से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो मॉड लगा हुआ है, तो मॉड की परिभाषा क्या होती है उसको लिख लेते हैं। एफ एक्स बराबर मॉड एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 3 अपान में एक्स माइनस 3, यानी पॉजिटिव होगी जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन होगी, और इसकी वैल्यू माइनस एक्स माइनस 3 अपान में एक्स माइनस 3 होगी। मतलब मॉड एक्स माइनस 3 की वैल्यू माइनस एक्स माइनस 3 होगी कब, जब एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू लिमिट कितनी दी गई 3, ठीक है। समझ गए कि नहीं मेरी बात को, ये मॉड एक्स की भाई परिभाषा होती है। और यहाँ पर 0 दी गई है यदि x की वैल्यू किसके बराबर होगी, 3 के बराबर। तो क्या करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए दी गई लिमिट पर फलन की वैल्यू, LHL की वैल्यू और RHL राइट हैंड लिमिट, तीनों चीज़ें बराबर होती हैं तो वह फलन उस दी गई लिमिट पर कंटिन्यूअस होता है। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर हमें लिमिट पर चेक करना है। तो f3 का मान आप देख सकते हो, जब x बराबर 3 है तो फलन का मान 0 है, मतलब निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो देखिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू, ठीक, लिमिट से हल्की कम वैल्यू पर, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट से हल्की कम वैल्यू पर। उसके बाद fx लिखेंगे, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 3 से कम वैल्यू पर। fx कितना है, जब वैल्यू x 3 से लेस है तो इसकी वैल्यू है आपकी माइनस x माइनस 3 अपान में x माइनस 3। x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 बचेगा, और माइनस 1 में कोई भी वेरिएबल ना होने के कारण लिमिट रखने की कोई ज़रूरत नहीं, इसका मान माइनस 1 हो जाएगा। फिर RHL निकालेंगे, RHL में हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 3 प्लस, यानी 3 से हल्की बड़ी वैल्यू पर, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड टू 3 प्लस 3 से अधिक, 3 से अधिक वैल्यू के लिए जो फलन की वैल्यू 3 से अगर बड़ा माने तब फलन की वैल्यू है आपकी x माइनस 3 और बटे में x प्लस 3। यहाँ पर इससे ऊपर नीचे काट देंगे तो आपका 1 आ जाएगा। 1 में कोई भी वेरिएबल ना उपस्थित होने के कारण लिमिट लगने की कोई ज़रूरत नहीं, इसका मान 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हो कंडीशन क्या निकल के आ रही, कंडीशन चूँकि कंडीशन ये निकल के आ रही कि जो f3 की वैल्यू है नहीं, x बराबर 3 पर जो वैल्यू आई है, और LHL की वैल्यू जो आई हुई है, LHL की जो वैल्यू आई है और जो RHL की वैल्यू आई है, ये तीनों वैल्यू इक्वल नहीं है। आप देख सकते हो कि फलन की वैल्यू 0 आई है, LHL RHL की वैल्यू भी इक्वल नहीं है, 1 माइनस 1 आई हुई है, तो तीनों वैल्यू इक्वल नहीं है। इसलिए x बराबर 3 पर जो fx है वो क्या है भाई, असतत है या सतत नहीं है। क्या लिख सकते हो, असतत है या फिर सतत नहीं है। और कोई भी असतत फलन अवकलनीय कदापि नहीं होता है, कभी नहीं होता है। तो लिखोगे तथा कोई भी असतत फलन, किसी दी गई लिमिट पर असतत फलन क्या होता है, अवकलनीय नहीं होता है, अवकलनीय नहीं होता है, ठीक, ओके। तो इसमें यही बोला गया था इस प्रश्न में कि सततता और अवकलनीयता भाई चेक कीजिए, सातत्य में अवकलनीयता की जांच कीजिए। तो ये सतत नहीं है और ये सतत ना होने की वजह से अवकलनीय भी नहीं है। तो स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले सकते हो। आज की क्लास देखिए हम यहीं पर रखेंगे कि और आगे क्वेश्चन सॉल्व कराते भाई, चलिए यहीं तक रखेंगे, ठीक है। आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में आपको हम सॉल्व कराएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी 5 नंबर वाले और भी हैं आपके 6 प्रश्न, उसके बाद 7, 8, 9 नंबर जो कि 8 नंबर के प्रश्न हैं उनको मैं सॉल्व कराऊंगा। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लगातार रेगुलर क्लासें आप लेते रहोगे तो आपके बोर्ड एग्जाम की मैं बेस्ट तैयारी करा दूंगा। आप टेंशन मत लीजिए, आपका बढ़िया स्कोर आएगा, बस आप लगातार क्लासों को करते रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।